हेलो एवरीवन। आज का जो टॉपिक है वो है इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर एक्चुअल में है क्या? इंडेक्स नंबर हमें ये चीज बताता है कि हम लोग कि हम कहते हैं ना यार महंगाई बढ़ रही है या किसी चीज के रेट बढ़ रहे हैं, तो वो हमें ये चीज बताता है कि उस वैल्यू में परसेंटली कितने चेंजेस हुए। हमारे पास जो सबसे पहली चीज आती है वो आती है प्राइस इंडेक्स। अगर हम प्राइस इंडेक्स की बात कर रहे हैं और अगर मैं सिंपल प्राइस इंडेक्स की बात कर रहा हूं, तो सिंपल प्राइस इंडेक्स में हमारा डायरेक्टली फॉर्मूला होता है कि सिग्मा ऑफ P1 डिवाइडेड बाय ऑफ सिग्मा ऑफ P0 इंटू 100। यहाँ पे कुछ लेटर्स हैं जिनका P इज फॉर यूजिंग फॉर प्राइस, Q इज यूजिंग फॉर क्वांटिटी, 1 इज यूजिंग फॉर करंट ईयर, 0 इज यूज फॉर बेस ईयर। राइट। तो ये हमारे यहाँ पे कुछ कंडीशंस हैं जो हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं। हमें यहाँ पे हमने पहला जो हम निकाल रहे हैं वो क्या है? सिंपल प्राइस इंडेक्स। मतलब पिछले साल मैंने जितने पैसे दिए थे या बेस ईयर पे मैंने जितने पैसे दिए थे और आज मैं जितने पैसे स्पेंड कर रहा हूं, प्राइस जितने भी चेंज हुए, लेट सपोज कोई चीज पहले 100 रुपीज की थी, आज उसके रेट 120 रुपीज हो गए, तो ऑटोमेटिकली 20% का इंक्रीमेंट हो गया। 120 टाइम्स हो गई वैल्यू, जो भी 120, 1.2 टाइम्स हो गई वैल्यू जो भी हम लोग पहले सामान परचेज कर रहे थे। अब इसमें क्या कहते हैं, सिंपल प्राइस इंडेक्स के बाद जो हमारे पास मेन टर्म्स आती हैं वो आती है वेटेड प्राइस इंडेक्स। वेटेड प्राइस इंडेक्स में हमें यह समझाया जाता है कि हम हर चीज सेम लेवल पे नहीं खरीदते। कुछ चीजों पे प्राइस के बढ़ने का हमारे पर बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता या बहुत कम फर्क पड़ता है। मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज अगर आप किसी जगह दो यूनिट्स हैं हमारे पास, पहली यूनिट है ए और दूसरी यूनिट है बी, और उन ए और बी को मैं नाम अभी मैं नहीं दे रहा। यूनिट ए में जो प्राइस थे वो पहले 20 रुपीज थे, जो अब 22 रुपीज हो गए हैं, और यूनिट बी के भी प्राइस 20 रुपीज थे और 22 रुपीज हो गए हैं। राइट। अब अगर मैं या अगर हम ये कहें कि 20 के 21 हुए हैं, यूनिट बी के सिर्फ 1 रुपया बढ़ा है और दूसरे में 2 रुपए बढ़े हैं, आपके हिसाब से आपको किस पे ज्यादा इंपैक्ट आना चाहिए? ए पे। ए के रेट ज्यादा बढ़े हैं। अब मैं इनको दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं। ए जो है वो है सॉल्ट और बी जो है वो है वीट। नमक के रेटों में 2 रुपए का फर्क आया, कितना यूज हो जाएगा पूरे महीने में? हार्डली एक पैकेट। लेकिन अगर हम वीट की बात करें तो ऑटोमेटिकली महीने में 20-30 किलो यूज होना है। सो उसका इंपैक्ट क्या होगा हमारी लाइफ में? वो 1 रुपए का इंपैक्ट ज्यादा होगा एज कंपेयर टू उस 2 रुपए पे। यानी सिर्फ प्राइस कितना बढ़ रहा है ये मैटर नहीं करता, हमारे लिए मैटर ये भी करता है कि जो यूनिट्स हैं वो कितनी कंज्यूम हो रही हैं। राइट। यहां पे भी हम प्राइस एंड यूनिट्स दोनों को पैरेलली लेके चलते हैं, उसे हम कहते हैं वेटेड इंडेक्स। हेडिंग दे दो इसके बाद जो मेन इंडेक्स है। अब वेटेड इंडेक्स की भी अगर हम बात कर रहे हैं तो वेटेड इंडेक्स में भी हमारे पास बहुत अलग अलग स्टेटिशियंस आए जिन्होंने अलग अलग हमारे को कंडीशंस बताई और हम उनको। सबसे पहले आए लेस्पियर्स इंडेक्स। लेस्पियर्स कहते हैं कि अगर कोई पर्सन आज जितनी क्वांटिटी खरीद रहा है, उसने पिछले साल जितनी क्वांटिटी खरीदी थी उतनी ही क्वांटिटी को अगर हम चेक करें तो पता चलेगा कि डिफरेंस कितना आया है। उनका कहना था कि यार एक बात बताओ, लास्ट ईयर मैंने कोई 100 यूनिट खरीदी थी और इस बार मैं 80 ही खरीद रहा हूं, तो हो सकता है मैं पैसे की कमी की वजह से खरीद रहा हूं कम। मेरी यूनिट कितनी रिक्वायरमेंट थी, 100 की रिक्वायरमेंट हो, जो मैं अभी ऑब्वियसली रेट बढ़ जाता है तो हम क्या करते हैं, चीजों को कम करना स्टार्ट कर देते हैं, उन्हें यूज करना कम कर देते हैं। अब लेस्पेयर ने कहा महंगाई को आप तब कंपेयर कर सकते हो जब आप जितनी पिछले साल यूनिट्स खरीदी थी उतनी इसी साल यूनिट्स खरीदो। मैं कहूंगा यार मैं तो पिछले साल भी 1000 का पेट्रोल डलवाता था, इस बार भी 1000 का ही डलवा रहा हूं, मेरे को तो कोई महंगाई नहीं बढ़ी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? आंसर इज नो।
क्योंकि हमने कितनी क्वांटिटीज पिछली बार यूज करी, कितनी क्वांटिटी इस बार यूज करी, ये भी तो मैटर करता है। मैंने पिछली बार अगर 10 लीटर पेट्रोल या 12 लीटर पेट्रोल 100 रुपए में डलवाया था और इस बार 10 लीटर पेट्रोल मिल रहा है, तो ऑब्वियसली मैं 12 लीटर डलवाऊंगा, तो जितना चेंज आएगा उतना ही कोई तो कंपेयर करोगे। सो लेस्पियर्स का कहना था कि वी हैव टू यूज द बेस ईयर क्वांटिटी टू कैलकुलेट द एग्जैक्ट चेंजेस इन आवर बजट। अब इसके बाद हमारे पास सेकंड जो मैथमेटिशियन स्टैटिशियन आए, उनका नाम था पेस्चे। पेस्चे ने कहा कि यार एक बात बताओ, कई बार क्या होता है हम लोग शॉपिंग करने जाते हैं, ठीक है, मैं शॉपिंग करने पहुंचा, वहां पे जाके मैंने एक ही शर्ट खरीदनी थी, मेरा बजट था 1000 रुपीज का, वहां पे मिल रही थी 1000 की वन, बट अगर आप दो परचेस करो तो वो 1400 की मिल रही थी। या स्कीम थी 800 की वन, बट 1500 में 3 शर्ट्स मिल रही थी। कितनी शर्ट्स परचेस करके आओगे? एक 800 900 में, या 1500 में 3 शर्ट्स? 1500 में 3 शर्ट्स बाय, क्या 3 शर्ट्स आपकी रिक्वायरमेंट थी? आंसर इज नो। हमें जब कोई चीज सस्ते रेट पे मिल रही होती है तो हम एक्स्ट्रा क्वांटिटीज परचेस कर लेते हैं, वो क्वांटिटीज होती हैं जो हमारी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, या हम ये सोच के ले लेते हैं चलो यूज तो आई जाएगी। और ये हमारे साथ नहीं है, ये हमारी फैमिली के सबके साथ है। मम्मी वगैरह सब्जी लेने जाते हैं, रिक्वायरमेंट है लेट सपोज 1 kg टोमेटो की, लास्ट मार्केट के टाइम पे वो मिल रहे थे 100 रुपीज, इस बार मिल रहे हैं 40 रुपीज। लेना 1 kg था, क्या वो 1 kg लेके आएंगे? नहीं। क्या करेंगे? 2 2.5 किलो 3 किलो परचेस कर लेंगे। क्यों? कि रेट दोबारा बढ़ गए, तो सस्ती चीज मिल रही है। लेकिन क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट 3 किलो की थी? क्या एक्चुअल रिक्वायरमेंट आप लोग जो शर्ट्स परचेस करने थे गए थे वो 3 की थी? नहीं। हमने पिछले साल कितनी शर्ट्स खरीदी? 3। क्यों? क्योंकि स्कीम में मिल रही थी। हम हर साल खरीदते हैं कपड़े। अब इस साल गए आप और इस साल सिर्फ एक लेके आए क्योंकि वो डिस्काउंट नहीं चल रहा था, क्या करोगे? अब लेस्पेयर्स का कहना है कि भाई जो पिछले साल खरीदी थी वो आपकी रिक्वायरमेंट थी, बट कई बार ऐसा होता है सस्ता मिलने की वजह से हम कुछ ऐसी यूनिट्स परचेस कर लेते हैं जिन यूनिट्स की हमें रिक्वायरमेंट भी नहीं होती। तो पेस्चे ने कहा कि रेट बढ़ने के बाद जो आप एक्चुअल परचेस कर रहे हो वो आपकी एक्चुअल परचेज है। सो वी हैव टू कंपेयर विद द करंट क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वांटिटी। मैं कहूं यार पिछले साल मैंने ना 3 शर्ट खरीदी थी 1500 रुपए की, एक्चुअल में क्या वो 1500 की थी? नहीं। एक शर्ट कितने की थी मिल रही थी? 800 या 900 की मिल रही थी, मैं तो डिस्काउंट रेट की वजह से 1500 में 3 ले आया था। इस बार वो शर्ट हो गई है 1000 रुपए की। कितना रेट बढ़ा? 900 से 1000 बढ़ा। लेकिन अगर मैं क्वांटिटी के हिसाब से देखूं, पिछले साल कितनी खरीदी थी? 3। इस साल कितनी खरीद रहा हूं? 1000 की। पिछले साल 1500 में 3 खरीदी थी, तो इस साल मेरे को 3000 स्पेंड करने चाहिए। तो क्या 1500 रुपए बजट बढ़ चुका है? आंसर इज नो। डिफरेंस तो 100 रुपीज का ही आया है। तो दोनों अपनी अपनी जगहों पे सही थे, बट दोनों के साथ प्रॉब्लम ये थी कि दोनों के काफी सारे टेस्ट पास आउट नहीं होते। इन सबको क्लियर करने के लिए कुछ टेस्ट होते हैं, टाइम रिवर्सल, फैक्टर रिवर्सल, यूनिट और सर्कुलर टेस्ट, जो 4 टेस्ट हम लोग करते हैं। लेस्पेयर्स एंड पेस्चे काफी सारे टेस्ट को क्लियर नहीं करते थे, इसलिए और स्टैटिस्टिशियंस ने भी रोल प्ले किया। थर्ड जो हमारे पास आए वो आए बॉयले। बॉयलेस का कहना था, बॉयलेस इंडेक्स, इनका कहना था यार जो भी आप परचेस कर रहे हो, चाहे वो प्रीवियस ईयर का और वो इस साल का, दोनों ही हो सकती हैं पॉसिबिलिटीज। हमें भी यही लगा ना, हम लेस्पे की बात से भी सेटिस्फाइड है एंड बॉयले की बात, पेस्चे की बात से भी सेटिस्फाइड है। तो उसने क्या किया, इन दोनों की अर्थमेटिक एवरेज एम निकाल दिया। एम का फॉर्मूला क्या है? एल प्लस पी बाय 2। यानी जो लेस्पेयर ने कहा, जो पेस्चे ने कहा, दोनों की एवरेज। अब तीसरा हमारे पास जो फोर्थ एलिमेंट आए थर्ड के बाद, वो आए मोस्ट फेवरेट मेथड, जिसे हम आइडियल इंडेक्स भी कहते हैं, एंड द नेम इज फिशर इंडेक्स।
और इसको फिशर आइडियल इंडेक्स कहा जाता है। इसे आइडियल क्यों कहा जाता है? बिकॉज ये सारे टेस्ट पास आउट करता है। और इसने इनकी क्या निकाली? ज्योमेट्रिक एवरेज। ज्योमेट्रिक एवरेज कैसे निकलती है किसी की भी? L/P अंडर रूट के अंदर। क्लियर है? कोई डाउट? मोस्टली हमारे पास यही चार ही आती है। वैसे हमारे पास और भी हैं जिसमें मार्शल है, और बट उन सबका मार्शल ने कुछ नहीं किया। मार्शल ने जो कंडीशंस थी मैं लिखवा रहा हूँ, बट मार्शल एक्चुअल में कभी आया नहीं है। मार्शल एज इंडेक्स कहते हैं इसे। मार्शल एज ने क्या किया? उसने कहा कि दोनों क्वांटिटीज को ही वो कर लो ना, Q0 प्लस Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 डिवाइडेड बाय Q0 प्लस Q1। तो उसकी भी कंडीशंस ऑलमोस्ट सेम थी कि वो दोनों क्वांटिटीज को लेके चलता था। और एक हमारे पास आते हैं वॉल्श, उन्होंने इनकी ज्योमेट्रिक एवरेज ली क्वांटिटीज की। तो वो सब इतना ज्यादा यूज नहीं आता। मेन ये चार यूज आते हैं, और सबसे ज्यादा फिशर यूज आता है बिकॉज फिशर इज अ आइडियल इंडेक्स। और हमारे जितने भी टेस्ट हैं वो ये क्लियर करता है, और हम इसी वजह से फिशर को ही, फिशर्स मेथड को ही हम मोस्टली आगे जब हम लोग परसेंटेज वगैरह के चेंजेस निकालते हैं तो उसको यूज करते हैं। मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ कि ये होगा कैसे सॉल्व। हमें डिजिट्स दे रखी है, यूनिट्स दे रखी है, प्राइस दे रखा है, क्वांटिटी, करंट प्राइस, करंट क्वांटिटी, ये हमें गिवन है। वैल्यू दे रखी है 4, 8, 2 एंड 10। प्राइस, क्वांटिटी दे रखी है 20, 4, 10, 5। P1 दे रखा है 10, 16, 4 एंड 20। और क्वांटिटीज दे रखी है यहाँ पे 15, 5, 12 एंड 6। सो हमें इसमें निकालना क्या क्या होता है? P0 Q0, P0 Q1, P1 Q0 एंड P1 Q1, राइट? इनको मल्टीप्लाई करते हैं because calculator allowed है, you can use calculator by using memories in it। तो फर्स्ट वैल्यू क्या आ रही है? 80, नेक्स्ट इज 32, नेक्स्ट इज 20, नेक्स्ट इज 50। इसका हमें टोटल चाहिए। अब P0 Q1, फर्स्ट इज 40 एंड सेकेंड हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है हमारे यहाँ पे 128, 4 इंटू 2 8, 200। अब P1 की वैल्यू Q0 के साथ, दैट इज 200, 64, 40 एंड 100, 120 एंड 48, 80 एंड 150। कोई डाउट यहाँ तक बच्चा किसी को? नॉर्मली इनकी एडिशन निकाल सकते हैं। अब हम क्या हो जाएगी, फर्स्ट की टोटल कितना आ रहा है? फर्स्ट का टोटल आ रहा है 182, सेकंड का टोटल हमारा आ रहा है 200, 300, 376। एक बार चेक करते रहना बेटा। 200, 300, 404 एंड इसका टोटल हमारा आ रहा है 200, 300, 398। एक बार चेक कर लेते हैं। 150 प्लस 80 प्लस 48 प्लस 120, सो 398, 200 प्लस 64 प्लस 40 प्लस 100, 404, 40 प्लस 128 प्लस 8 प्लस 200, 376 and the first is 80, 32, 20 and 50, 182, राइट? अब हमें निकालने कौन कौन से हैं? हमें चारों जो पहले वाले हैं वो चारों हम कैलकुलेट करके देखते हैं। सबसे पहला क्या था बच्चा? फर्स्ट क्या है? लेस्पियर्स इंडेक्स। लेस्पियर्स क्या कहता है? सिग्मा लास्ट, नाम से ही, जैसे मैंने यहाँ एल इसीलिए लिखा ताकि आपको याद रहे, लास्ट ईयर क्वांटिटी को वो कंसिडर करता है। L फॉर लास्ट ईयर क्वांटिटी इंटू 100। सो P1 Q0 डिवाइडेड बाय P0 Q0 182 डिवाइड में आ जाएगा, और ऊपर आ रहा है P1 Q0 दैट इज 404 इंटू 100। सो 404 डिवाइडेड बाय 182%, सो वैल्यू आ रही है 212, 221.98 अप्रॉक्स। सेकेंड हमारे पास जो इंडेक्स है उसका नाम क्या है? P इंडेक्स।
P is for present, वो कौन सी वैल्यू लेगा? प्रेजेंट क्वांटिटीज को लेगा। सो वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चा यहाँ पे? P1 हमारा आ रहा है 398 एंड P0 376 into 100, so answer will be 398 divided by 376%, so it's 105.85, राइट। अब इसके बाद आपको दो निकालने हैं, कौन कौन से? थर्ड है बॉयले। बॉयले इंडेक्स क्या है हमारे लिए? एवरेज ऑफ दिस क्या हो जाएगा? 221.98 प्लस 105.85 डिवाइडेड बाय 2, सो प्लस 221.98 डिवाइडेड बाय 2, आंसर आ रहा है 163.91 यानी 992 अप्रॉक्स। और फोर्थ हमारे पास क्या आ रहा है? फिशर। अंडर रूट ऑफ 221.98 इंटू 105.85, सो ये क्या हो जाएगा? 221.98 इंटू 105.85, जो भी वैल्यू आई है हमारा आंसर, उसको हमने क्या निकाल दिया? रूट में, तो वैल्यू आ रही है 153.28 अप्रॉक्स, 282 अप्रॉक्स। तो ये हमारे पास सारे चारों इंडेक्स हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर? कोई डाउट? इजी है। देखो, प्राइस इंडेक्स के बाद हमारे पास जो सेकंड टर्म आती है वो आती है क्वांटिटी इंडेक्स। अगर हम लोग क्वांटिटी इंडेक्स की बात करें, एज वी नो कि हम लोगों के पास जितने ये चारों मेथड्स हैं, क्वांटिटी इंडेक्स में बस आपको क्या करना है? क्वांटिटी इज रिप्लेस विद पी। जो हम लोग पहले निकाल रहे थे P01, अब हमें निकालना है Q01। जो फॉर्मूला आप लोगों ने P01 में यूज किए थे वही सारे फॉर्मूलाज यूज होने हैं, बट अब आपने करना क्या है? अब आपने जहां जहां वहां पे P यूज हो रहा था ना, अब वहां पे उस P के बदले क्या यूज करोगे? Q। लेट्स सपोज जैसे हमारा पहला फॉर्मूला क्या था? लेस्पेयर्स का क्या फॉर्मूला था? लेस्पेयर्स का सिग्मा P1 Q0 अपॉन P0 Q0। अब जहां जहां यहाँ पे क्वांटिटीज आ रही थी उसके बदले क्या लिख दोगे? प्राइस। और जहां जहां प्राइस आ रहा था उसके बदले क्या रिप्लेस कर दोगे? क्वांटिटी। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा Q1 P0 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P0, राइट। इसी तरीके से पैस्चे का फॉर्मूला क्या था? सिग्मा P1 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0 Q1। तो अब क्वांटिटी इंडेक्स में इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? सिग्मा Q1 P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा Q0 P1, राइट। तो फॉर्मूलाज आपको सिंपली पहले वाले ही लर्न करने हैं और उन फॉर्मूलाज को आप लोगों को रिप्लेस कर देना है व्हेन यू आर यूजिंग क्वांटिटी इंडेक्स। आपको सिर्फ प्राइस को क्वांटिटी में एंड क्वांटिटी को प्राइस में इंटरचेंज करके सारे फॉर्मूलाज एज इट इज नोट कर यूज कर लेने हैं। क्लियर? कोई डाउट? फॉर्मूलाज लर्न करने का इजीएस्ट वे है। अब बात करते हैं हमारे पास जो 4 टेस्ट आते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, जिसमें सबसे पहला टेस्ट आता है यूनिट टेस्ट। देखो, यूनिट टेस्ट इज एक्चुअली नॉट अप्लाइंग ऑन द फॉर्मूला डायरेक्टली, इट्स अप्लाइंग ऑन कंडीशंस। मतलब जब आप सर्वे करने जाते हो तब ये अप्लाई होता है। मैं गया यार, मैंने किसी से पूछा क्या महंगाई वगैरह के बारे में और या किसी प्राइस के बारे में बात कर रहे हो, यार बहुत ज्यादा हो गया रेट। बहुत ज्यादा मीन्स कितना ज्यादा? यहां पे हम किसी भी चीज के लिए कोई भी बहुत ज्यादा वाली टर्म या बहुत कम वाली टर्म्स यूज नहीं करते। हम क्या यूज करते हैं? डिजिट्स। अकाउंट्स में आपको सबसे पहला कंसेप्ट जो कराया जाता है, जो सबसे पहला कंसेप्ट यूज होता है, वो होता है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। कंडीशंस होती हैं अलग पहले और बहुत सारी कंडीशंस होती हैं, बिजनेस है ना, बिजनेसमैन, एंटिटी कंसेप्ट वगैरह वो सब। बट अगर हम लोग जब डेटा की बात करते हैं, अकाउंट्स की बात करते हैं, तो हमारा जो सबसे पहली कंसेप्ट आती है वो आती है मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। डू यू नो व्हाट इज द मीन ऑफ मनी मेजरमेंट कंसेप्ट? क्या होता है मनी मेजरमेंट? कि यू हैव टू
राइट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि मनी जो है वो क्या है, कंपैरेटिव है, राइट? ये कह रहा है यार मेरी सैलरी बहुत कम है, वो कह रहा है यार मेरी सैलरी सही है, ठीक ठाक है। डिफरेंस समझो दोनों में। फर्स्ट पर्सन क्या कह रहा है, मेरी सैलरी बहुत कम है, गुजारा नहीं हो पा रहा यार, बहुत कम मिल रही है सैलरी। ये कह रहा है ठीक है सैलरी जो मिल रही है। अब क्या सोचते हो, इसकी सैलरी अच्छी है या ए की या बी की? ऑब्वियसली बी की, क्योंकि बी कह रहा है मेरा सही टाइम हो रहा है। ए की सैलरी है 2 लाख रुपए, बी की सैलरी है 1 लाख रुपए। किसी का बुरा सामने वाले के लिए कई बार अच्छे से भी अच्छा होता है। मैंने एक बच्चे से पूछा यार, मेरा हमेशा से एक वो रहता है कि जब भी हम लोग कंपेयर करते हैं, मैंने फर्स्ट स्टूडेंट से पूछा यार कि पेपर कैसा हुआ, कह रहा सर बहुत बढ़िया पेपर हुआ, मजा आ गया पेपर देके। मैंने कहा ओके। मैंने दूसरे से पूछा बेटा पेपर पेपर कैसा हुआ, कह रहा सर मजा नहीं आया पेपर में ना। अब मैं इसके अच्छे को और दूसरे के बुरे को भी कंपेयर नहीं कर सकता। अब मैंने पूछा उनसे अगला क्वेश्चन बेटा पहले वाले से कि बच्चा नंबर कितने आएंगे, कह रहा सर बहुत बढ़िया पेपर हुआ, 60-70 तो कहीं नहीं गए, राइट? अब मैंने दूसरे वाले से पूछा बेटा नंबर कितने आ जाएंगे, उसने कहा सर 2 क्वेश्चंस गलत हो गए हैं, पूरे तो नहीं आएंगे, हाँ बस 85-90 आ जाएंगे। समझ रहे हो? किसी के लिए 60-70 बहुत अच्छा है, किसी के लिए 80-90 बहुत बुरा है, राइट? तो कंपैरिजन के लिए हमारे पास स्टेटमेंट्स मैटर नहीं करती, वी हैव टू राइट इन अ यूनिट्स फॉर्म, राइट? तो हम लोग यहाँ पे जो भी चेंजेस निकालते हैं, जो भी कंडीशंस निकालते हैं, वो किस बेस पे निकालते हैं, परसेंटेज बेस पे निकालते हैं, राइट? तो यूनिट में हम लोगों को यहाँ पे सिखाया जाता है कि जब भी हम कोई डेटा रिक्वायर्ड करते हैं या कोई भी डेटा हमें चाहिए होता है तो वो किस फॉर्म में होना चाहिए, यूनिट फॉर्म्स में होना चाहिए। ओनली देन हम उसकी यहाँ पे परसेंटेज वैल्यूज या हम उसके चेंजेस को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट? सो इट्स अ टाइम, ये जो डेटा है ये डेटा कलेक्शन के टाइम पे यूज होता है, क्योंकि हमें तो ऑब्वियसली डेटा ही मिलेगा तभी ये रूल्स हम अप्लाई कर पाएंगे। सेकंड जो हमारे पास टेस्ट आता है वो आता है टाइम रिवर्सल टेस्ट। टाइम रिवर्सल बहुत ही बेसिक कंसेप्ट है यहाँ पे। टाइम रिवर्सल ये कहता है कि यार हम कंपेयर किसको कर रहे हैं, 0 को 1 से कर रहे हैं। 0 इज बेस ईयर एंड 1 इज करंट ईयर। अगर हम इन्हें इंटरचेंज कर दें तो इंपैक्ट तो खत्म हो जाना चाहिए, जो चीज जितने परसेंट बड़ी होगी उतने परसेंट रिड्यूस हो जानी चाहिए। सो ये इंपैक्ट हमारा कहलाता है टाइम रिवर्सल टेस्ट, जिसमें अगर हम P01 को और P10 को रिलेट कराएं तो इसका आंसर होना चाहिए 1। P01 का मतलब क्या है, प्रीवियस ईयर से करंट ईयर के चेंजेस, और P10 का मतलब क्या है, करंट ईयर से बेस प्रीवियस ईयर पे जा रहा हूं, तो ऑटोमेटिकली जितना ऊपर गया उतना ही वापस नीचे आऊंगा, तो उन दोनों के टोटल इंपैक्ट क्या हो चुके होंगे, 1। कोई चेंज तो नहीं आ रहा होगा उस टाइम पे। तो ये टेस्ट हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट है। टाइम रिवर्सल टेस्ट को अप्लाई करने के लिए आपको जहां जहां 0 दिए होते हैं आप उसे किस में कन्वर्ट करते हो, 1 में, और 1 को किस में कन्वर्ट करते हैं, 0 में। हमारा पहला मेथड क्या था, लेस्पियर्स। लेस्पियर्स प्राइस इंडेक्स का मेथड क्या था बेटा, फॉर्मूला क्या था बताओ, सिग्मा P1 Q0 डिवाइडेड बाय सिग्मा। और जब मैं इसे, ये आपने निकाला है P01 का फॉर्मूला, और अगर मैं इसे P10 का फॉर्मूला बनाऊं तो क्या बन जाएगा, सिग्मा P0 Q1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P1 Q1। जहां जहां 0 आ रही है उसको रिप्लेस कर दिया किससे, 1 से, और जहां जहां 1 आ रहा था उसको रिप्लेस कर दिया 0 से। इन दोनों की मल्टीप्लीकेशन 1 नहीं आएगी क्योंकि कुछ आपस में ही कैंसिल नहीं हो रहा। सेकंड आता है पेस्चे। पेस्चे का फॉर्मूला क्या है बेटा, सिग्मा अपॉन P0 Q1। और अगर मैं इसमें P10 पे फॉर्मूला अप्लाई कराऊं तो क्या हो जाएगा, सिग्मा डिवाइडेड बाय सिग्मा। सो ये भी आपस में मल्टीप्लाई होकर कुछ कैंसिल तो होगा नहीं, तो ये दोनों 1 नहीं बनाते, इसीलिए टाइम रिवर्सल टेस्ट को ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं करते। बट यस, बॉयले, मार्शल एंड फिशर और सिंपल इंडेक्स भी इसको सेटिस्फाइड करता है, क्योंकि हमारा सिंपल वाला फॉर्मूला क्या था, सिग्मा P1 डिवाइडेड बाय सिग्मा P0,
अब वन को जीरो से इंटरचेंज कराऊंगा तो क्या हो जाएगा, सिग्मा पी जीरो डिवाइडेड बाय सिग्मा पी वन, दोनों को कैंसिल करूंगा, वैल्यू तो वन ही आ रही है ना आपस में कैंसिल होके। तो सिंपल वाला फिशर और बॉयले मार्शल जो है ये इन्हें सेटिस्फाइड करते हैं। मेन जो टारगेट है या जो मेन जो कंपटीशन है वो 3-4 में ही है, लेस्पेयर्स, पैस्चे, बॉयले एंड फिशर। फिशर यूनिट, अब पहले बात करें टाइम की, यूनिट की, यूनिट तो ऑब्वियसली सब सेटिस्फाइड करेंगे ही करेंगे, डेटा कलेक्शन के टाइम पे है। सेकंड आता है टाइम रिवर्सल। टाइम रिवर्सल जो है वो फिशर, बॉयले वगैरह, मार्शल वगैरह सेटिस्फाइड करते हैं, ये दोनों सेटिस्फाइड नहीं करते। राइट, समझ आ गया निकालना कैसे टाइम रिवर्सल टेस्ट। अब तीसरा जो टेस्ट आ रहा है वो टेस्ट है हमारा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब अगर हम लोग फैक्टर रिवर्सल की बात कर रहे हैं तो हो क्या रहा है, हम P01 निकाल रहे हैं और फैक्टर को चेंज करके क्या निकाल रहे हैं, क्वांटिटी 01 भी। अभी हमने क्वांटिटी इंडेक्स पढ़ा ना, क्वांटिटी इंडेक्स निकालने के लिए क्या करते हो, P को रिप्लेस कर देते हो किसके साथ, क्वांटिटी से, और क्वांटिटी को किससे रिप्लेस कर देते हो, P के साथ। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की कंडीशन आती है कि अगर हम P01 और क्वांटिटी 01 को अप्लाई कराएं तो हमारे पास जो फॉर्मूला बचना चाहिए, जो कंडीशन बचनी चाहिए, वो बचनी चाहिए P1 डिवाइडेड बाय P0 Q0। ये है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की कंडीशंस। कंडीशंस आपको आनी चाहिए और आपको डायरेक्टली अप्लाई करना उसमें। अब अगर हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट की, लेस्पेयर्स और पैस्चे तो यहीं पे ही कैंसिल हो चुके थे। गेम में कौन बचे थे, चार, मार्शल, बॉयले और फिशर और बेसिक वाला। बेसिक वाले में क्वांटिटी तो होती नहीं, तो वो फैक्टर रिवर्सल से वैसे ही बाहर आउट हो गया, सिंपल वाला। ये वाला जो टेस्ट है वो सिर्फ और सिर्फ फिशर सेटिस्फाइड करता है, इसीलिए फिशर्स को आइडियल इंडेक्स कहते हैं। आइडियल इंडेक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि वो चारों टेस्ट सेटिस्फाइड करता है। क्लियर, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट बाकी बचे हुए चारों में से सिर्फ फिशर सेटिस्फाइड करता है, और फिशर इसी वजह से सबसे ज्यादा यूज आता है क्योंकि वो हर टेस्ट को क्लियर करता हुआ चलता है। राइट, हमारे पास मेजर जो टेस्ट हैं वो दो हैं, कौन कौन से, टाइम रिवर्सल जिसमें टाइम 0 और 1 एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं, दूसरा है फैक्टर रिवर्सल टेस्ट जिसमें क्वांटिटीज एंड प्राइस एक दूसरे को रिप्लेस करते हैं। तीसरे के बाद हमारा जो मेन कंडीशंस की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट टेस्ट आता है वो आता है सर्कुलर टेस्ट। सर्कुलर टेस्ट की अगर हम बात कर रहे हैं तो सर्कुलर टेस्ट हमारा कंडीशंस बेस आता है, हमें सॉल्विंग नहीं आती इसकी। ये कहता है कि अगर हम 1 को कंपेयर कर रहे हैं, भाई 1 को 2 से भी कंपेयर करो और 0 को 2 से भी कंपेयर करो, अगर ये वैल्यू 1 आती है तब हमारी वैल्यू सेटिस्फाइड होती है। मैं आपको एक इसका कंडीशन का लॉजिक समझाता हूं कि सर्कुलर टेस्ट, ये 4 टेस्ट यूज क्यों करते हैं। हम एक्चुअल में कल कर क्या रहे हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे कर रहे हैं बजटिंग। मैं ये देख रहा हूं कि भाई 0 पे क्या प्राइस थे, 1 पे क्या प्राइस हुए, और उसके इसका आगे इंपैक्ट क्या पड़ेगा इन फ्यूचर। आज कोई चीज 100 रुपए में मिल रही है, अगले साल 110 में मिल रही है, उसके अगले साल आपको क्या एक्सपेक्टेड है कितने में मिलेगी, 120 के राउंड। यही तो प्रिडिक्शन करनी है। मैं आज कोई चीज कर रहा हूं, उसका कल क्या इंपैक्ट होगा, उसका परसों क्या इंपैक्ट होगा, यही तो सारा हमारा बजटिंग का पार्ट है। अब कुछ कंडीशंस ऐसी होती हैं, अब मेरे को एक चीज बताओ, 2019 में एक बिजनेस 100 करोड़ का था, 2000 में आते 2020 आते आते उस बिजनेस की जो वैल्यूएशन है वो 20 करोड़ रह गई। आपको क्या लगता है 21 में वो रिड्यूस करेगा या इंक्रीज किया होगा, इंक्रीज किया होगा। ऐसा कैसे, आपने ऐसा कैसे बोल दिया, यस, there are some other factors as well which can reduce or increase the value in a certain time, right? एक छोटे से पीरियड में ऐसा कुछ हुआ हो सकता है जिसकी वजह से या तो रेट बहुत ज्यादा डाउन हुए हो या तो रेट बहुत ज्यादा अप हुए हो, बट ये क्या लॉन्ग टर्म है, आंसर इज नो। अगर इस रेशो को देखें तो
21 और 22 तक आते आते तो कंपनी बैंकरप्ट या खत्म हो जानी चाहिए, बट हो सकता है 21 में ये कंपनी वापस 80 करोड़ या 100 करोड़ पे पहुंच गई हो, जो हुआ है कंपनीज के साथ। बिजनेस में सबके साथ, सबकी फैमिलीज में थे ही, सबको पता है कोविड में सब बंद था। तो क्या हुआ था, कंपनीज को लॉस हुआ था। कुछ ही कंपनीज थी, जैसे मेडिसिन की बात करें या सैनिटाइजिंग कंपनी, सैनिटाइजर्स वगैरह जो बनाती हैं, या अपने मास्क वगैरह जो बनाते हैं, इन कंपनीज को बेनिफिट हुआ था, ऑब्वियस है। बट बाकी कंपनीज को क्या था, लॉस ही था उस कंपनीज को। तो अब ये चीजें तो कोविड आप लोगों ने देखा है, बट अगर हम लोग बात करें, अभी हम लोगों के साथ 2017 में एक हुआ, एक दाल थी 80 रुपए की मिलती थी, वो उस टाइम पे ड्यू टू सम रीजंस वो 220 या 250 तक पहुंच गई थी, 3 टाइम्स हो गई। कब, 16 में और 17 में। तो क्या 18 में वो 750 हो गई थी? अगर हम ये रेशो देखें तो आज की डेट पे कोई दाल ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 25-30 हजार की होनी चाहिए। क्या ऐसा है कोई? आंसर इज नो। क्या हुआ, एक साल बढ़ी, बट नेक्स्ट ईयर वो वापस 90 और 100 रुपीज पे आ गई। सो इट्स अ नॉर्मल चेंज। तो सर्कुलर टेस्ट ये कहता है कि कई बार 2 इयर्स में कुछ ऐसी चीजों पे, वेदर की वजह से, क्लाइमेट की वजह से, या कोई अभी जैसे पेंडेमिक कंडीशंस की वजह से, किसी चीज के रेट या तो बहुत ज्यादा शूट कर जाते हैं या बहुत रिड्यूस हो जाते हैं, जो कॉन्टिन्यूस नहीं होता। इसीलिए हमें उसे एक थर्ड ईयर यानी एक नेक्स्ट ईयर को लेके भी कंसिडर करना चाहिए, सो दैट वी कैन गेट एग्जैक्ट पैटर्न ऑफ द सीरीज, राइट। तो सर्कुलर टेस्ट किसी भी जगह पे सिर्फ दो को रिलेट ना करके 3 एलिमेंट्स को रिलेट करता है, राइट। अब एक बात बताओ यार, मास्क थे 19 तक, 2019 तक, फ्रेंकली स्पीकिंग कितने लोगों ने मास्क यूज भी किया था? किसी ने नहीं। लेकिन 2020 में सबने यूज किया। 21 में हाफ ने यूज किया होगा, हाफ हो गए थे लोग, कम पहनने लग गए थे। फिर 22 तक तो 20% रह गए। आज कितने हैं? आज फिर वो परसेंटेज वापस 10% पे आ गई। तो क्या आपको लगता है जो मास्क वाली कंपनी थी जिसने 2020 में लेट सपोज 100 करोड़ का बिजनेस किया था, वो आज भी 100 करोड़ का बिजनेस कर रही होगी? आंसर इज नो, राइट। सो ये जो चेंजेस हैं, ये चेंजेस आप सिर्फ 2 सालों के फ्लक्चुएशन से नहीं चेक कर सकते, यू हैव टू टेक 3 इयर्स, और आपको उन 3 इयर्स को कंपेयर करके आपको चेक करना होता है, राइट। सो दिस इज टाइम्स इंडेक्स नंबर। इंडेक्स नंबर में हम लोग यहाँ पे चीजों के चेंजेस को बजटिंग के लिए यूज करते हैं, और उनके थ्रू हम लोग इन वैल्यूज को चेक करते हैं कि कितना कोई ग्रोथ करेगी, कौन सी वैल्यू में कितना आगे। हमारी यहाँ पे पॉलिसीज उस हिसाब से बनाई जाती हैं। कॉस्ट अगर बढ़ रही है किसी चीज की तो ऑटोमेटिकली नई इंडस्ट्रीज उस हिसाब से लगाई जाती हैं। अब आप लोगों ने देखा होगा 2020 में काफी सारे लोगों ने सैनिटाइजर्स, काफी सारे लोगों ने मास्क मेकिंग वगैरह के बिजनेस में एंट्री कर ली थी। क्यों किया था उन्होंने ये सब? क्योंकि उस टाइम पे अपॉर्चुनिटी थी, उन्हें दिख रहा था कि ये ग्राफ, ये ट्रेंड ऊपर जा रहा है। मार्च में, अप्रैल में, और ये जरूरी नहीं है ईयर वाइज हो, ये मंथ वाइज भी हम लोग ट्रेंडिंग चेक करते हैं कि कौन से मंथ में किस वैल्यू की ज्यादा रेट हो रहा है, किस वैल्यू में ज्यादा प्राइस हो रही है। सो इंडेक्स नंबर हमारे यहाँ पे फ्यूचर प्लानिंग के लिए, उनकी बजटिंग के लिए और उन कैलकुलेशंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और उनको सॉल्व करने के लिए हम इन्हीं मेथड्स को यूज करते हैं। और फिशर जो है वो एक आइडियल इंडेक्स की तरह हमारा यहाँ पे यूज होता है, राइट।